डॉक्टर की बात सुनकर दीपा सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। यह होना और शेष रह गया था। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह अगर फ़ोन करके रोहन को सूचना दे तो उसका परिणाम क्या होगा, ज्ञात नहीं। रोहन सुनकर आता है कि नहीं, और आता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है उसकी। सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों में ही उसकी शादी होने वाली है। हे भगवान, शालिनी आंटी और शिखा को जब ये बात पता चलेगी तो कितना क्रोध आएगा। वे यहाँ इतनी परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण रोहन वहाँ शादी करने जा रहा है। दीपा का दिल बैठा जा रहा था। कहीं ना कहीं इन सब बातों का कसूरवार वह स्वयं को मान रही थी। न उसने अपनी सखी से चलने की जिद की होती, न यह सब होता। उस घड़ी को वह कोस रही थी जब उसने हट करके शिखा को चलने के लिए मजबूर किया था। शिखा की परेशानी का कारण वह और उसका भाई ही तो थे। उसे लगता वह जब भी किसी कारण से खुश होगी, उसकी आंखों के सामने शिखा का मायूस चेहरा घूम जाएगा। उम्र भर उसके दिल पर बोझ रहेगा और वह प्रसन्न होना भी पाप समझेगी। कैसे रहेगी इस बोझ के साथ, यह सोचकर ही उसका दिल रोता था। शिखा उसकी बचपन की सहेली थी। उसके लिए उसके मन में हमेशा स्नेह था। बचपन से उसका अकेलापन महसूस करती थी। हर त्योहार पर वह शिखा को खींचकर अपने घर ले जाती थी। जब भी उसके घर चाची का परिवार आता, वह शिखा को भी अवश्य बुलाती। शिखा भी बहुत घुल मिल गई थी दीपा के घर वालों से। घर के सदस्यों की तरह वह घर के समारोह में हिस्सा लेती। दीपा यही सोच सोचकर पागल हो रही थी कि जब रोहन को ये बात मालूम होगी तब क्या होगा, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसे बस सुषमा मासी पर भरोसा था, वही बात संभाल सकती थी, इस मसले को उचित तरीके से सुलझा सकती थी। उसका मन कर रहा था माँ पिताजी को ऑटो में बैठे बैठे ही फ़ोन कर दे, लेकिन शालिनी के सामने हिम्मत नहीं हुई। अगर उसने रोहन को भी बिना शालिनी से पूछे फ़ोन किया तो वह गुस्सा हो सकती है, उसका घर में आना जाना बंद कर सकती है। वह हर हाल में शिखा से जुड़ी रहना चाहती थी, जिसकी सहायता संभव है करना चाहती थी। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों माँ बेटी को जैसे सांप सूंघ गया। रास्ते भर खामोशी से ऑटो के फर्श पर आंखें गड़ाए बैठी रही। दीपू कनखियों से बार बार दोनों की ओर देख लेती, शायद कोई प्रतिक्रिया नजर आए, लेकिन दोनों बुत बनी बैठी रही। घर आया, दीपा ने शालिनी को हल्का सा स्पर्श किया, तब उसकी चेतना लौटी। वह चुपचाप ऑटो से उतरी, पैसे दिए और घर की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे शिखा भी अपने ही विचारों में खोई चली गई। दीपा ने विदा लेना ही उचित समझा। इन दोनों को अकेला ही छोड़ देना चाहिए। धीरे से अच्छा आंटी मैं चलती हूँ कहकर अपनी स्कूटी उठाकर चली गई। घर पहुंचकर दीपा ने रोहन को फ़ोन किया। रोहन सुषमा के साथ बैठा शादी के खर्चे का हिसाब देख रहा था। फ़ोन पर बात करते हुए उसके चेहरे के भाव देखकर सुषमा को चिंता हुई। सुषमा ने तुरंत रोहन से पूछा, किसका फ़ोन है? रोहन ने फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया। दीपा की बात सुनकर सुषमा को बहुत
दुख हुआ। उसे रोहन पर क्रोधित भी आया। तनिक भी धैर्य नहीं है रोहन में। वैसे तो 2 साल से शादी टाल रहा था और अब 3 महीने में ही शादी करने की जिद पकड़ ली। थोड़ा सब्र दिखाता, 1-2 बार शालिनी से मिलता, सुषमा को भी मिलने देता तो शायद स्थिति कुछ और होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी चलाने लगते हैं। घर पहुंचकर शालिनी सीधे पूजा घर में जाकर बैठ गई। शिखा चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। कितनी खुश थी वह। भविष्य के सुनहरे सपने उसकी आंखों में थे। हर वक्त हंसना बोलना चहकना उसे अच्छा लगता था। लेकिन इन 3 महीनों में किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सामान्य होने की भरसक कोशिश की। फिर से जीवन के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन डॉक्टर ने जब यह बताया उसे विश्वास ही नहीं हुआ। भाग्य क्या मजाक कर रहा है उसके साथ। एक के बाद एक परेशानियां कैसे बिताएगी आगे की ज़िंदगी। एक न एक दिन आस पड़ोस के लोगों को पता चल ही जाएगा। कैसे झेलेगी उनके कटाक्ष भरी नज़रें, ताने, अपनी बदनामी। लोग बच्चे आने की खुशी में दीवाने हो जाते हैं। वह स्वयं बच्चों को इतना पसंद करती है। ऐसे बच्चों को क्या भविष्य दे पाएगी। समाज से अकेले कैसे मुकाबला करेगी। किस किस को समझाएगी। उसकी गलती नहीं है। माँ के बारे में सोचती तो सारा शरीर पसीने पसीने हो जाता। सारी उम्र हो गई है माँ को अकेले संघर्ष करते हुए। माँ कुछ बोलती भी तो नहीं है। पता नहीं उन पर क्या बीत रही है। वह कहीं टूट गई तो वह क्या करेगी, कैसे जिएगी। और वह स्वयं अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ले तो कैसा रहेगा। कई बार उसके मन में विचार आया, लेकिन सोचते ही अंदर तक कांप जाती। माँ तो जीते जी मर जाएगी। उनका इस संसार में उसके अलावा कोई नहीं था। कैसे ज़िंदगी काटेगी उसके बिना। और उसके साथ इस कलंक को लेकर सोच सोचकर उसके सिर में दर्द हो रहा था, दिल रो रहा था। आसपास कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इन 3 महीने में उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। कमजोरी महसूस हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, ठीक से कुछ खाया नहीं जाता था, उबकाई आने लगती। वह बाथरूम की तरफ भागी। मुंह का स्वाद बहुत खराब हो गया था, खटास सी आ गई थी। बेढाल सी किसी तरह पलंग पर लेट गई। उल्टी करने की आवाज़ सुनकर शालिनी भागी भागी आई। जल्दी से गर्म दूध और 2 डबल रोटी के टोस्ट बनाकर शिखा को दिए। खाकर शिखा की जान में जान आई। माँ की तरफ देखा तो रुलाई फूट गई। माँ एकदम बेचैन सी लग रही थी। इन 3 महीनों में 10 साल उम्र बढ़ गई थी। शालिनी ने आगे बढ़कर शिखा को सीने से लगा लिया। पलंग पर बैठी शिखा शालिनी के सीने से लगकर फूट फूट कर बहुत देर तक रोती रही। शालिनी ने थोड़ी देर उसे रोने दिया, फिर बोली, आज रो ले जितना रोना है, फिर तेरी आंखों में आंसू नहीं देखूंगी। तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जब तक मेरे शरीर में जान है तेरा साथ दूंगी। तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मारूंगी और डांटूंगी नहीं। जो हिम्मत में दिखा है हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे।
आगे क्या करना है ठंडे दिमाग से सोचेंगे। अभी तू आराम कर। माँ की बातें सुनकर शिखा के कलेजे को जैसे ठंडक मिल गई। उसके अंदर हिम्मत का संचार हुआ। धीरे से शालिनी से अलग होकर पलंग पर लेट गई। शालिनी कुछ देर तक तो बेटी को निहारती रही, फिर रसोई में जाकर अपने कुछ खाने पीने का इंतजाम किया। बैठकर सोचने लगी। बेटी को तो हिम्मत रखने के लिए कह दिया, लेकिन स्वयं हिम्मत कहाँ से लाए। थक गई किस्मत से लड़ते लड़ते। डर रही थी शिखा कुछ अनुचित कदम न उठा ले, इसलिए उसको सांत्वना देना अवश्य था। एक बार को तो मन में आया, क्यों न दोनों ही अपना जीवन समाप्त कर ले, सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। लेकिन दो नहीं, अब 3 जीवन समाप्त होंगे, और कितना गलत होगा सब कुछ। फिर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समाज से कैसे लड़ेगी, किस किस को जवाब देगी। लगता है जो अकेलापन उसकी किस्मत में था, वही बेटी को भी विरासत में मिल गया। मन बहुत दुखी हो रहा था। कोई ऐसा भी नहीं था अपना जिससे सलाह ले सके। पता नहीं पत्थर से बनी कितनी देर बैठी रही। घंटी की आवाज़ सुनकर तंद्रा भ्रष्ट हुई। आंचल से आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोलने गई। कौन होगा इस वक्त? दीपा ही होगी। बेचारी बहुत दुखी है। स्वयं की गलती मानकर बेकार शर्मिंदगी का बोझ ढो रही है। दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन एक बड़ी उम्र की औरत के साथ खड़ा था। रोहन अपनी माँ के साथ आया है, समझ गई शालिनी। धीरे से दरवाजे के एक ओर हो गई। दोनों अंदर आकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। सुषमा अभिवादन करके बोली, जो कुछ हुआ हमें उसका बड़ा अफसोस है। आगे आप जैसा कहें हम वैसा करने को तैयार हैं। शालिनी सिर झुकाए बैठी रही। इतने में दीपा और गुप्ता दंपति भी आ गए। दीपा ने घर पहुंचकर माँ पिताजी को सब बातें बता दी थी। उन्होंने जब सुषमा से बात की तो उसने उन्हें बताया कि वह रास्ते में थी और शालिनी से मिलने जा रही थी। शालिनी को लगा उसका घर तो भर सा गया। इतने लोग एक साथ उसके घर में कभी नहीं आए। दीपा सबके लिए पानी लेकर आई। सब सामान्य होने की भरसक कोशिश कर रहे थे। सुषमा ने ही बात शुरू की, बहन जी अभी भी वक्त है, आप कहें तो हम रोहन की शादी शिखा से कर देते हैं। शिखा अकेले महत्व और बदनामी का भार कैसे सहन करेगी, यह उचित भी नहीं है। रोहन अपनी जिम्मेदारी अवश्य उठाएगा। रोहन ने कुछ कहने के लिए माँ की तरफ देखा। सुषमा ने आँखों से उसे खामोश कर दिया। रोहन समझ गया, इस बार माँ जो उचित समझेगी वही करेगी। उसकी पारुल से शादी का भविष्य अब शालिनी के उत्तर पर निर्भर करता है। गुप्ता जी बोले, यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इतने दिन आप दोनों अकेले परेशान होते रहे। शिखा जैसी सुशील लड़की जिस घर की बहू बनेगी वह घर तो धन्य हो जाएगा। सुषमा ने भी अपनी राय दी। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और देर मत करो, इससे पहले समाज में यह बात फैले और बदनामी हो। हमें यह शादी सादे तरीके से कर देनी चाहिए। शालिनी सोच सोचकर थक चुकी थी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसे लगा अगर उसने
पहले ही रोहन की बात सुन ली होती तो शायद इतने दिनों की परेशानी से शिखा को बचा लेती, लेकिन उस दिन तो वह इतने गुस्से में थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो होना होता है वैसे ही होता है, घटनाएं उसी तरह से घटित होती है। शायद रोहन और शिखा की जोड़ी स्वर्ग में ही निश्चिंत हो गई थी, वरना यह शादी कभी मुमकिन नहीं होती। दोनों परिवार के आर्थिक स्थिति में धरती आसमान का अंतर था। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वर पक्ष स्वयं रिश्ता लेकर आया है। शालिनी को लगा कि वह उनकी शराफत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वे लोग चाहते तो साफ इनकार कर सकते थे, कह सकते थे उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वह कहाँ कहाँ सिर मारती, कौन उसकी बात पर यकीन करता, सब लड़की की गलती बताते। रोहन के बारे में वह कुछ अधिक नहीं समझ सकी थी, लेकिन सुषमा से बात करके उसे लगा वे ऐसी महिला है जो शिखा के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। वे उसे उचित मान और स्नेह देगी। अब शिखा से कुछ पूछने का समय नहीं था। उसको सम्मान का जीवन मिले, उसके लिए यही एक तरीका था। शालिनी को इतना सोच विचार में खोया देखकर गुप्ता जी बोले, बहन जी, आपको कोई भी अंदेशा है तो आप खुलकर बोलो। उनके घर की तरफ से आप निश्चित रहें, वहाँ शिखा को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको लगता है शिखा वहाँ खुश नहीं रहेगी तो हम एक काम करते हैं, अभी तो उन दोनों का विवाह करा देते हैं। बच्चा होने के बाद शिखा को लगा वो वहाँ खुश नहीं है तो जैसा चाहे वैसा ही करेंगे। बच्चे को कम से कम पिता का नाम तो मिल जाएगा। उसके बाद रोहन शिखा अपनी जिंदगी का जो निर्णय लेना चाहेंगे ले लेंगे। शालिनी एकदम से बोली, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऐसी मुश्किल घड़ी में आप सब आगे बढ़कर स्वयं रिश्ता लेकर आए हैं। शिखा को इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा। मुझे शिखा और रोहन की शादी मंजूर है। दीपा यह सब दरवाजे की ओर से सुन रही थी। वह बहुत प्रसन्न थी, उसके सिर से बोझ उतर गया था। वह अंदर भागी शिखा को बताने के लिए। शालिनी रसोई घर में चली गई जलपान और मिठाई की व्यवस्था करने। पहली बार उसके घर में दामाद और उनका परिवार आया था। वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दीपा जब शिखा के कमरे में पहुंची तो शिखा सो रही थी। दीपा ने उसे उठाया और बताया कि रोहन और सुषमा मासी आए हुए हैं। शिखा को सुनकर आश्चर्य हुआ। दीपा ने आगे बताया कि शालिनी उसकी और रोहन की शादी के लिए मान गई है। शिखा हतप्रभ रह गई। माँ ने वादा किया था साथ देने का, तो क्या ऐसा साथ देने वाली थी। उसको रोहन के सुपुत्र करके अपना पल्ला झाड़ रही थी। रोहन के लिए उसके मन में कितनी घृणा थी, कितना अकड़ू इंसान था। एक बार भी माफ़ी मांगने नहीं आया। ऐसा नशेबाज की नशे में धुत होने के बाद इतना भी होश नहीं रहता कि क्या कर रहा है, उचित यह अनुचित। उस दिन पलंग पर कोई भी स्त्री होती वह ऐसा ही करता। न उसे रिश्ते की समझ, न रिश्तों का लिहाज। औरतों की तो शायद वह इज्जत करना जानता ही नहीं है। पैसे के नशे में चूर इस इंसान से शादी
करके माँ उसकी शेष ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन वह भी मंजूर है। इस मुसीबत से निकलने का इससे अच्छा मार्ग वे नहीं सोच पा रही होंगी। शिखा बहुत देर तक इन विचारों में डुबकी उतरती रही। दीपा को लगा कहीं शिखा को विवाह की सूचना देकर उसने गलती तो नहीं कर दी। शालिनी आंटी स्वयं बताती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। नाश्ता लगाकर शालिनी शिखा के कमरे में आई और बोली, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, रोहन और उसका परिवार आया है। इस समय कुछ समझाने के लिए वक्त नहीं था। शिखा के मुख को देखकर और दीपा की वहां उपस्थिति से शालिनी समझ गई थी शिखा को सब ज्ञात हो गया है। एक ठंडी सांस भरकर वह कमरे से बाहर चली गई। शिखा जब सामने आई तो सुषमा देखकर हैरान रह गई। फूल सा चेहरा मुरझा गया था। मोटी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन भरे बदन की शिखा बिल्कुल सूख गई थी। चेहरे पर आँखों के नीचे काले निशान बन गए थे। कुछ महीनों में इतना अंतर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कितनी परेशानी झेल रही थी बेचारी, कितना भार पड़ रहा था उस पर। रोहन भी देखकर दंग रह गया। वीडियो में शिखा का अलग ही रूप देखा था। चहकती इतराती बनी ठनी शिखा और सामने खड़ी शिखा में कोई मेल नहीं था। सुषमा ने खड़े होकर शिखा को गले लगाया, फिर अपने गले में पड़ी सोने की चैन शिखा के गले में डाल दी। 1100 का लिफाफा दिया। शिखा ने झुककर सबके पैर छुए। गुप्ता जी इस दौरान 5 मिठाई के डब्बे ले आए। शालिनी ने भी टीका करके रोहन को 2100 का लिफाफा दिया। सुषमा बोली, अब बहन जी, शिखा हमारी अमानत है। आपके घर 2-3 दिन में ही मुहूर्त देखकर मंदिर में दोनों का विवाह करा देंगे। उसके बाद एक छोटा सा रिसेप्शन दे देंगे। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन उस समय जल्दी करना अनिवार्य लग रहा था। रिश्ता पक्का करके आगे की कार्यवाही निश्चित कर मेहमानों ने विदा ली। शालिनी और शिखा घर में अकेले रह गए थे। शालिनी इस पल को लेकर घबरा रही थी। कैसे शिखा को समझाएगी? उसकी नफरत रोहन के लिए वह समझती थी। शिखा ही पहले बोली, माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस इंसान से मैं सबसे अधिक नफरत करती हूँ उससे ही मेरे संपूर्ण जीवन बांध रही हो। शालिनी थकी हुई सी बोली, इस स्थिति में मुझे यही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा है। अकेले समाज का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बच्चे के भविष्य के लिए सबसे उचित कदम यही होगा। तुम्हारे दिमाग में कोई और उपाय हो तो बताओ। शिखा समझ गई थी माँ ने निर्णय ले लिया है और उसे बदलना अब बहुत कठिन है। शिखा ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन मेरी बर्बादी का कारण रोहन है और उसके साथ रात दिन एक घर में रहना कैसे संभव है? शालिनी बोली, ये मत भूलो सुषमा जी भी वहाँ रहेंगी। उनके जैसी नेक दिल औरत इस दुनिया में मैंने नहीं देखी। वह स्वयं आगे बढ़कर हमारी सहायता करने आई है। वह तुम्हारे साथ इंसाफ ही करेंगी। वैसे भी जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम वहाँ रहना। इस दौरान तुम्हें लगा सब ठीक है, तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना, वरना तलाक ले लेना।
शिखा को सुनकर कुछ राहत मिली। देखते हैं भविष्य के गर्भ में अब उसके लिए क्या छुपा है। गुप्ता जी ने बहुत कहा सुषमा से घर चलने को, लेकिन वह जानती थी रोहन गुस्से में पागल हो रहा है। एक एक पल उसको भारी लग रहा है। ऐसे में पहले अकेले में उससे बात करना अधिक उचित होगा। खन्ना साहब से कैसे निपटेगी इतने दिनों में जो शादी के प्रबंध में लगी थी। कई स्थानों पर किराया भी भर दिया था, वह सब रद्द करना पड़ेगा। सुषमा का सिर घूम रहा था, इसलिए उसने अपनी बहन से विनम्रता से विदा ली। गाड़ी में बैठते ही रोहन बंदूक की गोली की तरह फूट पड़ा। बहुत गुस्से से बोला, माँ आप मेरे बारे में इस तरह कैसे निर्णय ले सकती हो? ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं बैठा हूँ और सब मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो मानो मैं उपस्थित ही नहीं हूँ और मुझे सारी ज़िंदगी ऐसी लड़की के साथ बिताना पड़ेगा जिसे मैं जानता तक नहीं। जितना उसे जान पाया हूँ उससे मुझे सख्त नफरत है। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मेरा जीवन उलट पुलट कर दिया है। मुझे एक अपराधी जैसा बना दिया है। हर कोई मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। सुषमा धैर्य के साथ बोली, खून तो हुआ है, एक मासूम लड़की के मान का खून हुआ है। जो कुछ हुआ है प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारी गलती है। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि इस गलती को जितना ठीक कर सके करें। इस समय जो उचित लग रहा है हम सब मिलकर वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे का समय पर छोड़ देना उचित है। फिर तुम दोनों नाम की शादी कर रहे हो। साथ रहना अगर एक दूसरे को पसंद करने लगे तो इस शादी को आगे निभाना, वरना अलग होकर अपने अपने तरीके से जीवन बिताना। बच्चे के बारे में तब जो उचित लगेगा निर्णय ले लेंगे। सुषमा ने निर्वायक और शांत स्वर में यह सब कहा। रोहन खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। सुषमा के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और निर्णय नहीं ले पा रही थी। कौन सा काम पहले करे, कैसे करे? सबसे मुश्किल काम खन्ना जी को बदले हुए कार्यक्रम से अवगत कराना था, जो बहुत पेचीदा लग रहा था। साहस करके वह स्वयं खन्ना जी के घर जाएगी। रोहन को ले जाना उचित नहीं होगा। जानती थी खन्ना जी गुस्से में उल्टा सीधा बोलेंगे और रोहन का खून गर्म हो जाएगा। बेकार बिगड़ी बात को और बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। उसने निर्णय लिया कि खन्ना जी को बताकर चुपचाप उनकी खरी खोटी सुनती रहेगी। ऐसा ही हुआ। खन्ना जी को विश्वास नहीं हुआ। शादी से 15 दिन पहले आकर सुषमा जी शादी रद्द करने की बात कर रही है। रिश्तेदारों को, समाज को क्या कारण बताएंगे और स्वयं कोई ठोस कारण भी नहीं बता रही थी। सुषमा जी बस का रही थी कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण रोहन की शादी कहीं और करना अनिवार्य हो गई है। इस समय कारण बताना उचित नहीं होगा। खन्ना आपा खोते जा रहा था। खन्ना गुस्से में बोला, अपने मजाक के समझ रखा है? कितना खर्च हो गया है मेरा? लड़की का बाप हूँ तो कारण जाने का भी हक नहीं रखता क्या? मेरी बेटी पर इस बात का क्या असर पड़ेगा यह सोचना तो
आपकी शान के खिलाफ होगा। पारुल को कैसे समझाऊंगा? 2 साल से उसे लड़का रखा है शादी का झांसा देकर। सुषमा शांत स्वर में बोली, ये झूठ है भाई साहब। रोहन ने कोई वादा नहीं किया था। शादी को 2 साल टरकाने की बात आप गलत कह रहे हैं, लेकिन खन्ना जी तो कुछ सुनने और समझने से परे जा चुके थे। कितनी देर तक अनाप शनाप कहते रहे। सुषमा खामोश से उनका गुस्सा जायज़ मानकर सिर झुकाए सुनती रही। उस दिन बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अगर रोहन के पिता जीवित होते तो सब संभाल लेते। कहीं एक लड़की के साथ इंसाफ करते करते दूसरी के साथ गलत तो नहीं हो रहा था। पारुल के दिल पर जो चोट लगेगी उस पर मरहम कैसे लगाएगी? लेकिन उसका साथ देने के लिए उसके पिता और उनकी दौलत तो है। और कौन सा? पारुल रोहन को दिल से चाहती थी। वह तो उसकी हैसियत से शादी कर रही थी, लेकिन फिर भी उनकी ओर से तो उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। किसी को सपने दिखाकर छोड़ना भी तो गलत है। जीवन सही और गलत का हिसाब बनता जा रहा था। जब खन्ना जी चिल्लाते चिल्लाते थक गए तो उनकी सांस उखड़ने लगी। वह पसीना पसीना हो गए तो उनकी पत्नी ने आगे बढ़कर उन्हें पानी का गिलास दिया। वह बहुत कम बोलती थी, पति के साथ हर समय उपस्थित रहती थी, पर बोलने और निर्णय लेने का काम खन्ना जी का था। पति और बच्चों की नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं थी। पानी पीते हुए खन्ना जी को धक्का लग गया। वह कांपते हुए सोफे पर बैठ गए। सुषमा ने मौका अच्छा समझकर दोनों को नमस्कार करके विदा ली। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। एक मोर्चा तो उसने फतेह कर लिया था। उसे बहुत सुनना पड़ा और अपमानित भी होना पड़ा। पंडित ने 4 दिन बाद का दिन उचित बताया। सुषमा ने शालिनी को फोन पर बताया और कहा वह किसी मंदिर में शादी का व्यवस्था कर लेंगी। रोहन के कमरे में ही शिखा के रहने की व्यवस्था करना तो अभी उचित नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, यह स्पष्ट दिखाई देता है। इस वक्त शिखा को स्वतंत्र और व्यक्तिगत स्थान की सख्त आवश्यकता, उसको ऐसे वातावरण की आवश्यकता थी जहां वह सहज महसूस कर सके। रोहन के साथ उसकी हर वक्त नोकझोंक लगी रहेगी, जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। अपने कमरे में ठहराना भी उचित नहीं लगा सुषमा को। एक बार उसका घर में मन लग जाए, अपनी स्थिति को स्वीकार कर ले, स्वस्थ महसूस करने लगे, तब आगे की योजना बनाना उचित होगा। सर्वप्रथम तो सुषमा चाहती थी शिखा उस पर विश्वास करने लगी। उसके पास अधिक समय नहीं था, बस 1 महीना था। अमेरिका जाना भी आवश्यक था। अमेरिका में जटिल बहू का बढ़ा रहे थे, ठीक नहीं था। सुषमा सोचकर मुस्कुराने लगी। भगवान दे रहा है तो 2 बच्चे आंगन में खेलेंगे। दोनों ही बेटे के घर एक साथ किलकारियाँ गूंजेगी। वह अलग बात है, दूसरे बेटे के घर में और भी बहुत कुछ गूंजेगा। इसलिए सुषमा ने शिखा के ठहरने की व्यवस्था अपने कमरे के पास वाले कमरे में कर दी। रात को समय असमय आवश्यकता पड़ी तो वह आसानी से शिखा की आवाज़ सुन लेगी। पारुल के लिए जो कपड़े खरीदे थे वे उस कमरे की अलमारी में रख दिए।
अभी तो यही कपड़े पहन लेगी, फिर धीरे धीरे अपनी पसंद के ले लेगी। उधर शालिनी सुषमा से फ़ोन पर बात करके बहुत दुखी हुई। 4 दिन में लड़की बिल्कुल पराई हो जाएगी। इन 4 दिन में बेटी की शादी के क्या अरमान पूरे करती। बाजार गई, कुछ आवश्यक सामान खरीदा शिखा के ले जाने के लिए। शालिनी की सास ने एक सोने का हार और एक कान के बुंदे दिए थे। शालिनी के पास और कोई विशेष गहने नहीं था। कभी इतने पैसे ही नहीं जुटे थे कुछ बनवा सके, न कभी ऐसा मन हुआ अब इतना समय भी नहीं था उसके पास इस हार को बेचकर कुछ नया बनवा सके। इसी को पहनाकर बेटी को विदा करना पड़ेगा। पुराने ज़माने का तो लगेगा, लेकिन क्या करे, शिखा को कोई उत्साह नहीं था इस विवाह को लेकर। उसका तो ध्यान भी नहीं जाएगा उसने क्या पहना है क्या नहीं। स्वयं उसको ही शर्म आ रही थी। इतने बड़े घर में जा रही है, बेटी और उनकी हैसियत के मुताबिक उसके पास देने को कुछ नहीं है। शादी के एक दिन पहले शालिनी ने गुप्ता परिवार के साथ इंदौर जाने का कार्यक्रम निश्चित किया, लेकिन उस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सड़कों पर जुलूस और नारेबाजी का बोलबाला था। आखिरी दिन होने के कारण लोगों का जोश पराकाष्ठा पर था। ऐसे में गुप्ता जी ने फ़ोन कर शालिनी से कहा, उस दिन जाना ठीक नहीं होगा। बेकार कहीं जाम में फंस गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शादी वाले दिन सुबह ही गुप्ता जी गाड़ी लेकर शालिनी के घर आ गए। शिखा से इतनी सुबह कुछ खाया नहीं जाता। दूसरा, वह बहुत विचलित थी। कैसे रहेंगी एक अनजान जगह, वह भी बिल्कुल अकेली। सोच सोचकर बुरा हाल था उसका। मन कर रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन माँ को देखकर अपने आप को शांत करने का प्रयास कर रही थी। गाड़ी में 5 लोग सवार थे और औपचारिकतावश थोड़ा बहुत बोल रहे थे, वरना सब अपने ही विचारों में डूबे चुपचाप बैठे थे। लग ही नहीं रहा था किसी शादी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। रास्ते में भीड़ तो बहुत मिली, लेकिन मंदिर समय से पहुंच गए। पंडित ने सब तैयारी कर रखी थी। सुषमा, रोहन वहां पर उपस्थित थे। साथ में सुषमा की ननद का परिवार भी था। मौसम में बहुत गर्मी थी। पंडित ने मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिए। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। रोहन और शिखा भी बिना एक दूसरे से बोले पंडित के बताए स्थान पर बैठ गए। दोनों ने आज तक एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोला था और साथ जन्म निभाने की कस्में खा रहे थे। दोनों सिर झुकाए पंडित की हाँ में हाँ मिला रहे थे। फिर फेरे लेने का वक्त आया। दोनों ने अग्नि के चारों ओर चक्कर भी लगाए। शीघ्र ही पंडित ने घोषित कर दिया, विवाह संपन्न हो गया है। दोनों ने सब बड़ों के पैर छुए। सब ने एक दूसरे को बधाई दी। बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिल गया था। एक बहुत बड़ा काम संपन्न हुआ था। सुषमा ने जब सबको घर चलने का न्योता दिया, भोजन की व्यवस्था वहीं कर रखी थी। शालिनी की आंखों में बार बार पानी भर रहा था। घर आसपास होता तो अवश्य अपने घर चली जाती बोझिल कदमों से। बेटी के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। जब से शिखा
छोटी थी। उसके विवाह को लेकर सपने देखती थी, कैसे धूमधाम से विवाह करेगी, लेकिन इन परिस्थितियों में ऐसा विवाह करना पड़ेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गृह प्रवेश करते हुए शिखा का दिल कच्चा सा हो रहा था। जल्दबाजी में सिलाए गए ब्लाउज में वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। साड़ी भी बहुत भारी थी। एक तो साड़ी पहनने की आदत नहीं, और जब पहनी तो इतनी भारी कि लटकी जा रही थी। गर्मी के कारण पसीना पसीना हो रही थी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, पित्त से बन रहे थे। उसे लग रहा था घर में और भी रस्में करनी होगी, कैसे कर पाएगी। शालिनी उसकी हालत समझ रही थी, लेकिन सुषमा से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लड़की अब पराई लगने लगी थी, जैसे उसका शिखा पर कोई हक नहीं रह गया था। सुषमा बोली, बहन जी, आप शिखा को उसके कमरे में ले जाओ, कुछ हल्के कपड़े पहनवा दो, मैं खाना वहीं भेज देती हूँ। इसका थोड़ा आराम कर लेगी तो अच्छा रहेगा, चेहरा बहुत उतर गया है। कमरे में पहुंचकर शिखा ने राहत की सांस ली। सूती सलवार कुर्ता पहनकर लेट गई। तभी सुषमा ने किसी के हाथ गर्मा गर्म खाना भिजवा दिया। खाना खाकर शिखा को अपनी तबीयत कुछ ठीक लगी। थकान इतनी लग रही थी, बस सोने का मन कर रहा था। शालिनी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आराम से रहना। सुषमा जी सुलझी हुई समझदार औरत लग रही हैं। अपनी परेशानी उन्हें बताओगी तो वे अवश्य समझेंगी। रोहन के लिए कुछ मन में गलत मत रखना, वह अब तेरा पति है। धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश करना, सब ठीक हो जाएगा। शिखा लेटी हुई सब सुन रही थी। शालिनी ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके रुलाई फूट गई। शिखा भी थोड़ी देर तक रोती रही। शालिनी ने उसको चुप कराकर सोने को कहा। शालिनी आहिस्ता से कमरे से बाहर आ गई। सबसे विदा लेकर गुप्ता जी के परिवार के साथ वापस भोपाल रवाना हो गई। जब शिखा की आँख खुली तो कमरे में रोशनी बहुत कम थी। एकदम से समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। अपरिचित सा कमरा देखकर एहसास हुआ कि वह मायके से विदा होकर ससुराल आ गई है। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अब तो माँ भी साथ में नहीं थी। आसपास उठकर पहले बिजली का खटका ढूंढा, फिर कमरे को ध्यान से देखा। घड़ी में 8 बजे थे। इतनी देर तक सोती रही, कोई उठाने भी नहीं आया। माँ शाम को सोने के सख्त खिलाफ थी। 6 बजे के बाद एक पल नहीं सोने देती। कमरे में तब तक चक्कर काटती रहती जब तक उठकर मुंह न धो ले। क्या हर पल माँ की एक एक बात इस तरह याद आती रहेगी। मुंह धोकर बाल बनाकर कमरे से बाहर आई तो नीचे से आवाज़ आ रही थी। वहीं चली गई। खाने की मेज पर बैठकर सुषमा और रोहन खाना खा रहे थे। उसको देखते हैं सुषमा खड़ी हो गई। सुषमा बोली, मैंने तुम्हारे कमरे में जाकर देखा था, तुम गहरी नींद में थी। मैंने उठाना उचित नहीं समझा। अब उठ गई हो तो खाना खा लो। शिखा का मन तो नहीं था कुछ खाने का, लेकिन तबीयत ठीक रहे इसलिए थोड़ा सा प्लेट में लेकर बैठ गई। रोहन का खाना खत्म हो चुका था। वह एकदम से
खड़ा हो गया। अपने कमरे की ओर जाते हुए सुषमा से बोला, माँ 10 बजे के आसपास कॉफ़ी भिजवा देना। शिखा को रोहन का मुख देख कर ही क्रोध आ गया था और अब उसकी बेरुखी से उसे और अधिक चिढ़ हो रही थी। वह 3-4 महीने से कितनी परेशान है और वह झूमता फिर रहा है। उसका मन तो कर रहा था पानी से भरा गिलास उसके सर पर उड़ेल दे। अभी तक एक शब्द नहीं बोला। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, कितना बेशर्म और निर्लज्ज इंसान है। कॉफ़ी क्यों पीता है? 2-4 बोतल चढ़ा ले, पियक्कड़ कहीं का। शिखा रोहन को जाते हुए देख रही थी और यह सब सोच रही थी। सुषमा की दृष्टि शिखा के मुख पर थी, लेकिन वह उसके भाव नहीं पढ़ सकी। वह सोच रही थी, हाय बेचारी कितनी लाचार सी रोहन को देख रही है और वह बदतमीज एक बार भी उससे ढंग से नहीं बोला। उसे ही उन दोनों को निकट लाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। भोजन करके सुषमा शिखा को लेकर बाहर बगीचे में घूमने चली गई। खाना खाने के बाद टहलना ऐसे समय में आवश्यक है और थोड़ी चुस्ती भी बनी रहेगी। घूमते घूमते उसने शिखा से इधर उधर की बातें की। ठंडी ठंडी हवा और फूलों की भीनी महक में टहलना अच्छा लग रहा था। अंदर आकर दोनों ने थोड़ी देर टीवी देखा। सुषमा ने शांति को कॉफ़ी बनाने को कहा। शांति रसोई का काम देखती थी। जब वह कॉफ़ी लेकर आई तो सुषमा एकदम से बोली, शांति तुम हम दोनों के लिए दूध बना दो, कॉफ़ी शिखा देगी रोहन को। शिखा का मन तो नहीं था रोहन के कमरे में जाने का, लेकिन सुषमा को मना करने का साहस उसमें नहीं था। शिखा ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कैसे मीठे मीठे सपने बुने थे इस कमरे में और कैसे एकदम से धराशायी हो गई। रोहन पलंग पर सहारा लेकर बैठा था। हाथ में लैपटॉप था और कान में ईयरफोन लगे थे। आंखें लैपटॉप में गड़ी थी। शिखा ने धीरे से कहा, कॉफ़ी रखी है, पी लेना। रोहन ने नहीं सुना। वह बेखबर था कोई उसके कमरे में आया है। शिखा को रोहन के नज़रअंदाज करने पर वैसे ही बहुत गुस्सा आता था। वह तीखी आवाज़ में बोली, कॉफ़ी रखी है, पी लेना। रोहन ने नज़रें उठाकर देखा और झटके से सीधा बैठ गया। रोहन बोला, तुम मेरे कमरे में क्या करने आई हो? शिखा अकड़ में बोली, कॉफ़ी देने आई हूँ, कोई दोस्ती करने नहीं आई हूँ। रोहन गुस्से से बोला, मुझसे तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। बेकार में फिर कोई दोष लगा दो। गुनहगार तो तुमने मुझे बना ही दिया है। स्वयं मेरे कमरे में आकर सो गई और सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। शिखा भी तैश में आ गई, बोली, जब मैं कमरे में सोने आई थी यहाँ कोई नहीं था। आंटी ने स्वयं हमें यह कमरा दिया था ठहरने के लिए। गलती आपकी थी और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। शराब पीकर कुछ भी करो, फिर भूलने का नाटक करो। रोहन पलंग से कूदकर शिखा के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, भूलने की बात मुझसे मत करो। कहीं ना कहीं दोषी हूँ, इसलिए चुपचाप तुमसे शादी कर ली, वरना इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा ले। उसकी आँखों से अंगारे बरस रहे थे और
उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। शिखा के शरीर में बहुत कमज़ोरी थी। इतनी तेज आवाज़ उससे सहन नहीं हो रही थी। उसे चक्कर से आने लगे, लड़खड़ा कर गिरने को हो गई। तभी रोहन ने लपक कर उसे अपनी बाहों में ले लिया, धीरे से उसे पलंग पर बैठा दिया। इतने में सुषमा कमरे में दौड़ती हुई आई। उसने तो शिखा को कमरे में इसलिए भेजा था कि थोड़ी शांति की लहर बहेगी दोनों के बीच, लेकिन यहाँ तो ज्वालामुखी फूट रहा था। उसको आता देख रोहन अपनी कॉफ़ी लेकर कुर्सी पर बैठ गया। शिखा भी खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बेकार ही रोहन से उलझी। सुषमा रोहन से बोली, शिखा अभी बहुत कमज़ोर है, उससे इतनी तेज आवाज़ में मत बोला करो। कल 10 बजे डॉक्टर का समय लिया है उसके चेकअप करवाने के लिए, तुम भी साथ चलना। अगले दिन डॉक्टर ने शिखा का मुआयना करके सुषमा और रोहन से बोली, शिखा बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? उसके पेट में पानी की कमी हो जाएगी। उसे अधिक से अधिक तरल पदार्थों दो। खून में लौह तत्व कम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, उससे आवश्यक देना। साथ में अनार, चुकंदर जैसे फल सब्जी भी देते रहना। सुबह शाम टहलने अवश्य जाएं और खाने में पौष्टिक खाना अधिक ले। एक बात समझ में नहीं आई, शिखा अपने बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित नहीं लगी। सुषमा एकदम से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो कमज़ोरी के कारण थक जाती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। डॉक्टर बोली, खैर जाने दो, आप उसे खुश रखने की कोशिश करें, बच्चों से संबंधित अच्छी बातें करें, उसके सामने उस पर किसी प्रकार का मानसिक और शारीरिक बोझ न डालें। रोहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप भी अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखें। रोहन शर्म से गड़ा जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ अपनी नज़रें टिकाए। वह घड़ी की ओर ध्यान से देखने लगा। घर पहुंचकर सुषमा ने आदेशात्मक स्वर में सबको निर्देश दिए। सुषमा बोली, शांति, सुबह शाम शिखा को चुकंदर, अनार और गाजर का रस निकाल कर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेवक राम, रोज सुबह 2 नारियल खरीद के लाना और उसका पानी पिलाना शिखा को तुम्हारा काम है। सुबह शाम शिखा के साथ टहलने जाना और उसके पौष्टिक खाने का ध्यान मैं रखूंगी। शिखा दवाई बिना नागा तुम्हें स्वयं लेनी है। रोहन, तुम शिखा के सामने बिल्कुल भी तेज आवाज़ में नहीं बोलोगे। सुषमा अमेरिका जाने से पहले चाहती थी कि शिखा की कमज़ोरी भर जाए और स्वस्थ महसूस करने लगे। अमेरिका जाना वह टाल नहीं सकती थी। सोहन बड़े बेटे से इंटरनेट पर बात होती थी। दोनों बेटे बहुत चिंतित और परेशान लगते थे। बहू की बच्चेदानी थोड़ी नीचे थी और उसको डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। ऐसे में सुषमा की वहाँ अधिक आवश्यकता थी। यहाँ तो बहुत से रिश्तेदार थे, शालिनी भी तो थी जो आवश्यकता पड़ने पर शिखा का ध्यान रख सकती थी। सुषमा ने अमेरिका में दोनों को रोहन और शिखा की शादी के बारे में संक्षेप में बता दिया था। दोनों को सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। जिस हालात में इन दोनों की शादी हुई
सोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की से रोहन की शादी करवा सकती है। अधिक नहीं बोला। माँ के निर्णय पर उसे पूरा भरोसा था। दूसरा, वहाँ क्या हालात थे वह नहीं समझ सकता था। इतनी दूर बैठकर सुषमा ने शिखा को कंप्यूटर से आगे बैठने को कहा। उसने सोहन और अंजलि का परिचय शिखा से करवाया। औपचारिक बातें करके शिखा अपने कमरे में चली गई। शालिनी का फोन आया। बहुत बेचैन थी बेटी से बात करने के लिए। बहुत देर तक दोनों बातें करती रही। धीरे धीरे शिखा की दिनचर्या सुनिश्चित सी हो गई। सुषमा उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती। कोई भी बात उसके सामने ऐसी नहीं होने देती जिससे वह परेशान हो। रोहन उसके सामने कम से कम पड़ता। खाने की मेज पर जब आमना सामना होता, दोनों ही खामोशी से खाना खाते और इधर उधर हो जाते। सुषमा को वैसे भी जाने की तैयारी करनी थी, इसलिए अब इन दोनों को निकट लाने की अपनी योजना उसने स्थगित कर दी। भाग्य और वक्त अपने आप सब ठीक कर देगा। अपने लिए गर्म कपड़े खरीदने थे। बहू बेटे के लिए उपहार और भी आवश्यक सामान खरीदना था। दिन में शिखा को लेकर वह कई बार बाजार भी चली जाती। शिखा अपने साथ बहुत कम सामान लाई थी। उसकी भी आवश्यकता का सामान दिलवा देती। धीरे धीरे शिखा सुषमा के साथ सहज होने लगी थी। सुषमा को भी शिखा सीधी, सरल और अच्छी लगी। उसकी मासूमियत भरी बातों से उसका दिल ही नहीं भरता था। उसे लगने लगा जैसे भगवान ने उसकी बेटी न होने की कमी पूरी कर दी थी। सुपाच्य भोजन और चिंता रहित वातावरण में अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया था। 2 हफ्ते में ही शिखा के स्वास्थ्य में बहुत अंतर आ गया था। चेहरे पर ललाई लौट आई थी। चेहरा खिला सा लगने लगा था। समाज और भविष्य को लेकर जो चिंताएं उससे परेशान कर रही थी, उनसे छुटकारा मिल गया था। उल्टियाँ भी बंद हो गई थी। अब वह हंसती रहती। घर के काम में भी हाथ बटाती। सुषमा के ले जाने का सामान लगवाने में भी सहायता करती। अब उससे लेटा नहीं जाता था। कभी शांति के साथ रसोई में खाना बनवाने लग जाती तो कभी सेवक राम के साथ सफाई करवाने लग जाती। सुषमा उसको समझाती रहती। कौन से कक्ष में क्या सामान रखा है, उसके पीछे कौन सी बातों का उसको ध्यान रखना था। आवश्यक फ़ोन नंबर की सूची तैयार करवा दी। घर का किराना और दूसरी आवश्यक वस्तु सेवक राम लाता था, लेकिन शिखा को समझा दिया क्या ध्यान रखना है। रोज की समस्याएं के लिए शिखा सुषमा से फ़ोन पर सलाह ले सकती थी, लेकिन इतनी जिम्मेदारी ओढ़ते हुए शिखा को घबराहट हो रही थी। रोहन से सहयोग की उसे आशा नहीं थी। वैसे भी वह 9 बजे दफ्तर चला जाता और रात को 8 बजे तक आता। इतने बड़े घर में कैसे रहेगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जैसे जैसे जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे, सुषमा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं दोनों को अकेले छोड़कर जा रही है। आपस में लड़ेंगे मरेंगे या एक दूसरे का सहारा बनकर करीब आ जाएंगे। एक बार को तो मन हुआ शालिनी को बोले छुट्टियां लेकर यहाँ आकर रहें, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। इस प्रकार शिखा कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी।
दोनों व्यक्त हैं, अपना रास्ता स्वयं तलाशे, यह बेहतर होगा। हाँ, जब शिखा का 9वां महीना प्रारंभ होगा तब शालिनी को कहेंगी, जितनी छुट्टियां लेकर आ सकती हैं यहाँ आकर रहें। तब शिखा का अकेले रहना उचित नहीं होगा। सारा दिन भविष्य की यही योजना उसके दिमाग में घूमती रहती। स्वयं को पहली बार अमेरिका जाने की चिंता से भी अलग नहीं रख पा रही थी। अपने आप को कैसे इतने सामान के साथ इतनी लंबी हवाई यात्रा करेगी। उसका जाने का दिन निकट आता जा रहा था और उसकी दिमागी उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। उस दिन रोहन की छुट्टी थी। वह नीचे हॉल में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सेवक राम सफाई कर रहा था। वह शिखा को बुलाकर रोहन के कमरे में ले गया और बोला, भाभी जी, मुझे भैया के कागज छूते हुए डर लगता है। कृपया आप कागज और किताब संभाल लो, मैं झाड़ पोंछ कर लूँगा। शिखा संभाल कर कुछ कागज उठाती। सेवक राम धूल झाड़ता और शिखा सामान वैसे ही रख देती। इस तरह से काफ़ी देर लग गई, पर धूल साफ हो गई। कुछ कागजों के ऊपर एक सुंदर सा कांच का पेपरवेट रखा था। शिखा ने जब कागज उठाए तो वह बहुत जोर से फिसल कर फर्श पर गिर गया। गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। शिखा को बहुत अफसोस हुआ। इतना सुंदर पेपरवेट टूट गया। काम बढ़ गया। सो अलग कांच के टुकड़े समेटने का अब रोहन की डांट भी सुननी पड़ेगी। बेकार ही रोहन के कमरे में आई। इतने में आवाज़ सुनकर रोहन कमरे में आया। शिखा ने मन में सोचा, अगर रोहन चिल्लाया तो खामोशी से सुन लेगी। गलती तो उसकी है, उसकी इतनी महंगी वस्तु तोड़ दी। लेकिन रोहन की दहाड़ के स्थान पर नम स्वर सुनाई दिया। वह कह रहा था, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। शिखा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि कोई और करिश्मा होता, वह खामोशी से अपने कमरे में चली गई। सुषमा के जाने की सब तैयारियां हो गई। रोहन ने भी एक जोड़ी कपड़े गाड़ी में रख लिए थे। माँ के साथ वह भी दिल्ली जा रहा था। सुषमा को अमेरिका की उड़ान में बैठाकर उसे वापस आना था। सुषमा जाते जाते भी निर्देश दे रही थी। शिखा को अलमारियों की चाबी संभाल कर रखने को दी। शालिनी भी आई थी उसको विदा करने। शिखा ने झुककर जब सुषमा के पैर छूने की कोशिश की तो सुषमा ने उससे एकदम से रोक दिया। वह बोली, ऐसे में झुकते नहीं हैं। फिर रोहन से बोली, अब इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उसकी हर बात का ध्यान रखोगे। घर पर एक गाड़ी ड्राइवर सहित हर वक्त रहनी चाहिए। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास जा सके। और भी न जाने क्या क्या समझाती रही। रोहन सिर झुकाए सब सुनता रहा। सुषमा गाड़ी में बैठ गई जाने के लिए। उसका मन अनमना सा हो रहा था। उसका निर्णय रोहन और शिखा को अकेले छोड़कर जाने का सही है या गलत, यह तो समय ही बताएगा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, दोनों बच्चों पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। रोहन के अनुपस्थिति में शालिनी का कार्यक्रम बेटी के घर ठहरने का था। वैसे तो शांति और सेवक राम 24 घंटे घर में ही रहते थे। उनके कमरे
घर के पीछे बने हुए थे, लेकिन शादी के बाद शालिनी को बेटी से मिलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थी। शिखा को स्वस्थ देखकर शालिनी को संतुष्टि मिली। शादी के दिन जल्दबाजी में शालिनी ने घर ठीक से देखा नहीं था। अब एक कमरा देखा तो पता चला बेटी कितने वैभव भरे घर में पहुंच गई है। लोग भी कितने अच्छे हैं। पहली बार उसे लगा भगवान ने उससे धैर्य का उचित फल उसकी बेटी को दिया है। बस उसे एक ही कमी अखर रही थी, वह थी रोहन और शिखा के मध्यस्थ की दूरी। देर रात तक ढेर सारी बातें करती रही दोनों माँ बेटी। शिखा ने अपना सामान दिखाया। कुछ गहने सुषमा ने शादी में ही दिए थे और कुछ बाद में बनवाए। शिखा की बातों में केवल सुषमा का ही नाम था। उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रही थी। शालिनी बहुत खुश थी। इतने दिनों बाद बेटी से मिली और वह इतनी प्रसन्नचित्त थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी शिखा बेचैन होने लगी। रोहन के आने का समय हो रहा था। शालिनी भी शाम को ही निकलने की सोच रही थी। अगर समय से पहुंच गई तो अगले दिन कॉलेज जा सकेगी। एक रात 2 दिन बेटी के साथ बिताए उसे तसल्ली हो गई। बेटी सुरक्षित स्थान पर है। बेटी की व्याकुलता का कारण शालिनी समझ नहीं पा रही थी। बहुत बार पूछने पर शिखा ने अपने मन में बसे डर के बारे में उसको बताया। माँ, मैं रोहन को कितना जानती हूँ, क्या कह सकता है उसके मन में क्या चल रहा है। कहीं वह मुझसे घृणा करता हो, उससे ज़बरदस्ती शादी करने के कारण अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊंगी, या ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं क्या करूंगी। इतना कहकर वह रोने लगी। शालिनी समझ गई शिखा को रोहन पर अभी विश्वास नहीं है। उसने निश्चय किया कि वह एक दिन और रुक जाएगी। इस दौरान उसने शिखा को समझाने के लिहाज से पूछा, एक बात बता, तू इतने महीनों से यहाँ रह रही है, तुझे रोहन की किसी हरकत में ओछापन नज़र आया? कभी उसे नशे में धुत देखा? शिखा ना में सिर हिलाती हुई बोली, नहीं, लेकिन हो सकता है अपनी माम के डर से ऐसा नहीं कर रहा हो। अब किसी का डर नहीं तो अपने असली रूप में आ जाए। शालिनी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे रोहन ऐसा इंसान नहीं लगता। उसकी एक गलती के कारण उसके बारे में इतना कठोर राय मत बनाओ। तुम्हें उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं लगा? शिखा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, शिखा को इन दिनों रोहन के व्यवहार में कुछ अंतर दिखाई दे रहा था, लेकिन माँ को कैसे बताती। कई बार उसने रोहन को कनखियों से अपनी ओर देखते हुए देखा था। उसके मुख पर अब उतनी कठोरता नज़र नहीं आती थी। वैसे तो वह सोचता नहीं था, आवश्यकता पड़ने पर जब कुछ कहता था तब आहिस्ता से बोलता था। उसके मन में क्या भाव थे कहना मुश्किल था। रोहन रात को खाने तक आ गया था। खाना खाकर सोने चला गया। बहुत थका हुआ था। अगले दिन रोहन ने शालिनी से पूछा, इधर उधर की बातें की, उसका जाने का कार्यक्रम पूछा। जब शालिनी ने ये कहा कि वह उस दिन शाम तक चली जाएगी तो उससे
2-4 दिन और रुकने का आग्रह किया। शालिनी के लिए और छुट्टी लेना मुमकिन नहीं था। शालिनी ने रोहन के जाने के बाद शांति और सेवक राम से रोहन की आदतों के बारे में बात की। दोनों के ही दिल में रोहन के लिए स्नेह और सम्मान था। शांति रोहन की नानी के गांव की थी, बाल विधवा थी। दोबारा शादी करना गांव में मुमकिन नहीं था, इसलिए नानी के साथ शहर आ गई थी। जब रोहन होने वाला था, सुषमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। शांति सुषमा का ध्यान रखने के लिए आई थी, लेकिन फिर वापस नहीं गई। बचपन से रोहन को उसने पाला, अपनी ममता उस पर लुटा दी। उसके लिए रोहन सब कुछ था। उसके होने वाले बच्चों को लेकर बहुत उत्साहित थी, इसलिए शिखा के खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखती थी। शालिनी ने उसको निर्देश दिया कि वह शिखा के कमरे में सोएगी। रात को उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो ध्यान रखेगी। शिखा का मन नहीं था शांति को सुलाने का। वह चाहती थी कमरे को अच्छी तरह से कुंडी लगाकर सोए, लेकिन माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि वह शांति को कमरे में अवश्य सुलाएगी। रात को जब रोहन आया तो शालिनी चली गई थी। शिखा उसका इंतज़ार कर रही थी। आते ही रोहन ने पूछा, शालिनी आंटी चली गई क्या? शिखा ने कहा, हाँ, 2 घंटे पहले ही गई है। रोहन, तुम्हारी तबीयत ठीक है? शिखा, हाँ ठीक है। रोहन बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खा लेते हैं। लग रहा था 2 राष्ट्र में शांति वार्ता चल रही थी। खाना खाते ही शिखा ने सोचा, जल्दी से कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हूँ। लेकिन उसके भागने से पहले ही रोहन बोला, चलो बाहर थोड़ा टहल आते हैं। माँ कह रही थी बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए, नहीं तो रात को पेट दर्द से परेशान रहोगी। शिखा जी पक्का करके उसके पीछे चल दी। शिखा को दिल में घबराहट थी। वह घर के दरवाजे से अधिक दूर नहीं जाना चाहती थी। वह सोच रही थी अगर रोहन ने कुछ छेड़खानी की तो तुरंत दरवाजे से अंदर प्रवेश करके अपने कमरे में चली जाएगी, लेकिन रोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया। खामोशी से उसकी बगल में चलता रहा और जिस गति से वह चलती वह भी कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। आधे घंटे बाद जब शिखा अंदर आ गई तो वह भी अंदर आ गया। उसके सीढ़ी पर चढ़ने से पहले वह बोला, रात को किसी भी वक्त आवश्यकता पड़े तो उठा देना। तुम्हारे फ़ोन में अपना नंबर डाल देता हूँ, बस फ़ोन कर देना, मैं स्वयं आ जाऊँगा। शिखा ने अपना फ़ोन उसके ओर बढ़ा दिया। अगले दिन नाश्ता करते हुए रोहन बोला, कोई दवा खत्म हो रही हो तो बता देना, मंगवा दूंगा, या कुछ खाने का मन हो तो फ़ोन कर देना, आता हुआ ले आऊँगा। शिखा ने इनकार कर दिया। रोहन जाते हुए बोला, मेरे कमरे में कुछ फिल्मों की सीडी पड़ी है और कुछ किताबें रखी है, दिन में समय बिताने के लिए चाहो तो ले लेना। शिखा ने हामी भर दी। उसे आश्चर्य हुआ। रोहन ने उसे अपने कमरे में जाने की अनुमति दी है। जब पहली बार कॉफ़ी लेकर गई तो कितना गुस्सा हो रहा था। दिन भर कुछ भी करने को नहीं था, बोरियत तो होनी ही थी। शांति रसोई में नहीं घुसने देती। नहीं भाभी जी, आप आराम करो, यहाँ कुछ काम नहीं है,
जिस दिन रोहन के कमरे का पेपरवेट टूटा था, सेवक राम भी उसको अपने पास नहीं भटकने देता। फ़ोन पर माँ से बहुत देर तक बात की, फिर दीपा का फ़ोन आया। दीपा नौकरी करने लगी थी, अधिक समय नहीं रहता था उसके पास। थोड़ी देर बात करके उसने फ़ोन काट दिया। शिखा रोहन के कमरे में गई। वहाँ अंग्रेजी फिल्मों की सीडी रखी थी, लेकिन एक तरफ हिंदी फिल्मों की सीडी का ढेर लगा था। लगता था पिछले 10 सालों में जितनी भी फिल्में बनी हैं वह सब यहाँ है। शिखा को बड़ी प्रशंसा हुई। कितनी फिल्में वह समय के अभाव के कारण नहीं देख पाई थी, अब वह सब आराम से बैठकर देखेगी। कुछ किताबें भी रखी थी जो नई लग रही थी। हो सकता है रोहन को पढ़ने का समय नहीं मिला हो। वह स्वयं वे किताबें पढ़ना चाहती थी, लेकिन महंगी होने कारण खरीद नहीं सकी थी। उसके दिमाग में विचार आया जब रोहन के कमरे में ठहरी। उसने बहुत ध्यान से उसका कमरा देखा था। वीडियो किताबें तब उसे कहीं नज़र नहीं आई थी। हो सकता है और कहीं रखता हो और आज उसके लिए निकाल कर रख दी हो। दिल में किसी कोने में आवाज़ आई। हो सकता है उसका ध्यान रखकर रोहन यह सब खरीद के लाया हो, लेकिन उसे उसकी पसंद के बारे में क्या पता। दीपा से भी तो पूछ सकता था, लेकिन इतना महान नहीं हो सकता। खैर, इन बातों में दिमाग लगाने से क्या लाभ। उसे अपने सामने पड़ी सीडी और किताबों से लाभ उठाना चाहिए और मस्त हो जाना चाहिए। दोस्तों, कहानी का तीसरा भाग कल आएगा।